नमस्कार, मैं पल्लव और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ऐसी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। आज हमारे साथ बिहार के भागलपुर के युवा वैज्ञानिक गोपाल जी मौजूद हैं। गोपाल जी, आपका जी बिहार झारखंड पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी बिहार झारखंड कि आपने मुझे मौका दिया आज इस चैनल पे आने का और अपनी बातें रखने का। थैंक यू। गोपाल जी, आपकी पिछली उपलब्धियों के बारे में तो दर्शक अच्छे से वाकिफ़ हैं। आज हम बात आपके आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर करेंगे और आने वाली आपके क्या प्लान हैं जो है उस पर बातचीत करेंगे। तो पहले तो आप ये बताइए कि वर्तमान समय में आपको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 40 यूथ आइकन में शामिल किया है और आप मौका प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या है मौका प्रोजेक्ट और क्या इस पे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी इस बार अपने मौका प्रोजेक्ट में डाला है। कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इवेंट है जो ऑर्गेनाइज हो रही है 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो इसमें है क्या कि पूरे भारत से 40 अलग अलग क्षेत्र के युवाओं को जो देश के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, जो देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं, उनको मिलाकर एक थीम सॉन्ग जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो क्या कहते हैं आने वाले 9 अगस्त को रिलीज होंगे। और उसमें से एक फेस हमें भी रखा गया है जिसमें हम विज्ञान को प्रेजेंट करेंगे, विज्ञान के क्षेत्र को प्रेजेंट करेंगे अपने देश के युवाओं के सामने, और हम प्रमोट करेंगे विज्ञान को अपने देश में, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लेके आए और देश को दुनिया के जगत पटल पर और आगे लेके जा सके। देखिए, आपने विज्ञान की बात की तो विज्ञान को लेकर तमाम तरीके के प्रोजेक्ट, तमाम तरीके के काम चल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट उन तमाम प्रोजेक्ट से क्या अलग होगा और क्या खास होगा? देखिए, एक्चुअली है क्या ना कि आज के समय में हमारे जैसे जो यूथ हैं, हमारे जैसे जो युवा हैं, जो मतलब उनको लगता है कि उनके अंदर जो विज्ञान छुपा हुआ, उनके अंदर जो वैज्ञानिक छुपा हुआ है, उनके अंदर जो इनोवेटर छुपे हुए हैं, तो सरकार चाह रही है कि हम यूथ्स को लेके आए ताकि उन युवाओं के अंदर का वैज्ञानिक बाहर निकल के आए और वो देश के लिए कुछ नया नया इनोवेशन करके पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करे। आपने इनोवेटर की बात की, आपने कहा कि सरकार भी इस पे काफ़ी ध्यान दे रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस पे काफ़ी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। स्किल इंडिया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको वो चला रहे हैं। तो आप इनोवेटर की जब बात करते हैं तो आप ऐसा क्या इनोवेशन उन बच्चों के जरिए करवाएंगे या आप विज्ञान के क्षेत्र में काम करें, आपके मन में क्या प्लान है इनोवेशन को लेकर? जी बिल्कुल। अभी हमारे मन में जो हमने पिछले 5 साल में, एक्चुअली मैं पिछले 5 साल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखी, उस प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से, ध्रुवगंज गांव से उठ के आज मैं देश के 39 युवाओं में शामिल हुआ हूं जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। तो यहाँ तक पहुँचने में जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए उन हमारे जैसे जो दूसरे बच्चे हैं उनको उन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम प्रोजेक्ट H2 लेके आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट H2 आप लोग समझते होंगे कि ये क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा, साइंस से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देना चाहता हूँ। इसका फुल फॉर्म है हिंद 100। हिंद 100 हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान, हिंद। लेकिन इसका अगर फुल फॉर्म हम और अंदर से जाएँ तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, H का मतलब होता है ह्यूमंस इनोवेशन नेवर डिस्ट्रॉय, मतलब आदमी की सोच, आदमी की खोज कभी नहीं मरती है। जैसे आज से हजारों साल पहले आग का आविष्कार हुआ था और आज भी हम आग का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने में। कई 100 साल पहले कई सारे आविष्कार हुए थे। अगर हम अपने जीवन से विज्ञान को हटा दें तो हम फिर वही हजारों साल पीछे चले जाएंगे, एक आदि मानव की जिंदगी जीने लगेंगे। सब कोई सोच के देखिए। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हमारे जैसे जो इनोवेटर्स हैं उनको कोई ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर की जो वैज्ञानिक है, उनके अंदर की जो वैज्ञानिक सोच है, वो कहीं ना कहीं एक मुरझा जाती है, कहीं ना कहीं वो दब जाती है। और वो नॉर्मल सी एक बिहार जैसे अगर राज्य की बात करें तो एक नॉर्मल सी वो एक जॉब के पीछे जो है अपनी सिक्योरिटी चाहने लगते हैं।
तो इसी के लिए हम S2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम पूरे देश से 100 ऐसे युवाओं की हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको क्या करते हैं, क्या नाम है, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, उनको रिसर्च के लिए जो भी सुविधाएं होती है, कई सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर वो आके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये अभी S2 प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो रहा है और इसके लिए कई सारे बच्चे इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो देश के लिए आज के समय में अगर एक गोपाल जी इतना कुछ कर सकता है, तो आप सोचिए कि अगर 100 गोपाल जी एक साथ मिल जाए, 1000 गोपाल जी एक साथ मिल जाए, तो पूरी की पूरी जो भारत का, जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप भी काफ़ी कम उम्र में आपने तमाम तरह के आविष्कार किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शक ही जानना चाहते हैं कि ये जो आपकी संस्था है ये कैसे काम कर रही है, इसको फंडिंग कैसे हो रही है, क्योंकि जब आप लैब की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो आप कैसे मुहैया करा रहे हैं? आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपने 3 साल पहले इसको शुरू किया है, कैसे काम कर रहे हैं, कितने लोगों की इसमें टीम है और कैसे वो बच्चों को सिखाएंगे, क्या आपका प्लेटफॉर्म होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, इस पर जैसे विस्तृत रूप से बताएं हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन किए हैं आप सर, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी तक मैं एक बात दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मैंने संस्था 2018 में भारत सरकार के में रजिस्टर्ड किया था एज ए ट्रस्ट, और आज तक हमने संस्था का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है। मैं अपने पैसों से अभी तक मैं 100+ स्कूल विजिट कर चुका हूँ, बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ, मैं अपने सेमिनार्स के जरिए साइंस को प्रमोट कर चुका हूँ। कई बच्चों की हमने अनऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब उनको मेल आते हैं, आज भी हमारे पास बहुत सारे मेल पड़े रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, पेरेंट्स के रहते हैं, सर हमारे पास ये आइडिया है, सर हमारे पास ये आइडिया है। हमको रोना आता है, काश मैं उनकी पूरी तरह से मदद कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आ ही रही है। लेकिन हम जो हमारी कमाई है, जहाँ से भी हम अपना अर्न करते हैं, उनको हम वहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम पूरे के पूरे इसको हम पूरे देश से अपील करेंगे कि आप उन बच्चों की मदद करने के लिए आप आगे आएँ और YMRD से पूरी तरीके से आप जुड़ने की कोशिश करें और जुड़ें और उन बच्चों की मदद करें, क्योंकि हम एक NGO हैं और हम हमेशा कहीं ना कहीं से तो हमको मदद करना है उन बच्चों को, ठीक है। तो अभी हम पूरे देश से हम ये आग्रह करते हैं कि आप जुड़े। और जहाँ तक हमारी टीम की बात है, तो हमारे टीम में सारे लोग हमारे जैसे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं और वो इस संस्था में आके क्या करते हैं, उन बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं अपने समय देते हैं। तो कितने लोगों की टीम है और जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कहीं और भी काम करते हैं, तो क्या वो निःशुल्क रूप से आपके संस्था में काम करते हैं? कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं? किस समय आप लोग बच्चों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं? जैसे कि अभी क्या है कि हमारे टीम में हमारे जैसे 15 से 20 लोग हैं जो भी ऑनलाइन हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एक लड़का है जो हमारे मेल्स को देखता है कि हाँ बच्चे ने मेल किया, क्योंकि अभी तो कोविड का समय है तो हम स्कूल्स जा नहीं पा रहे हैं, पहले हम अकेले थे, तो इस कोविड के दौरान जो है कम से कम हम 15 से 20 बच्चों की हमने एक टीम बनाई है, जिसमें कई सारे लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि सभी 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, जैसे NIT पटना के स्टूडेंट हैं, कोई अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कोई कहीं के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपना टाइम दे रहे हैं। मतलब अभी क्या है कि सारे लोगों के पास कोविड की वजह से उतना समय मिल पाता है कि वो उन बच्चों की हम लोग मदद कर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है कुछ लड़कों को हमने लाइक मान लीजिए कि जैसे कभी प्रोजेक्ट S2 चल रहा है, तो उसमें जो बच्चे हैं 3rd ईयर्स के पटना के एक छात्रा है, वो क्या कर रही है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट कर रही है। राजस्थान के लोग हैं, मतलब एक लड़का है राहुल, वो हमारे साथ जुड़ के क्या कर रहा है, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है। मैं निःशुल्क है, मैं किसी को कोई पे नहीं करता हूँ, लेकिन वो कब तक काम करेंगे। आपने अभी कुछ देर पहले रिसर्च की बात की, तो क्या आपको लगता है कि भारत में रिसर्च कम हो गया है या रिसर्च पे और काम करने की आवश्यकता है? देखिए, भारत में जो हमने अभी तक देखा है वो है कि रिसर्च एक अलग सेक्टर होता है। रिसर्च मतलब पहले हो चुका है और उस पर वो लोग क्या करते हैं, थीसिस प्रोवाइड कराते हैं। वैज्ञानिक लगभग इंडिया में अगर देखा, पूरे विश्व में देखा जाए तो 3 तरह के वैज्ञानिक डिस्क्राइब अगर आप देखते हैं, आपने भी सोचा होगा, ठीक है। पहला क्या होता है, भारत जैसे देश में जैसे इसरो जैसी संस्था है, भाभा जैसी संस्था है, DRDO जैसी संस्था है, उसमें वो क्या करते हैं, पोस्ट निकालते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कई सारे बच्चे ग्रेजुएट होकर उसको फॉर्म भर के फिर वो पे उस पोस्ट पे जाके वो जॉब करते हैं। तो उसमें एक तरह के इसको वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसमें पोस्टर्स रहते हैं, साइंटिस्ट A, साइंटिस्ट B, साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D। एक होते हैं जब लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, उसके बाद वो
पीएचडी करते हैं, तो वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं, जो कॉलेज में होते हैं वो उसको कहते हैं रिसर्चर, उसको कहते हैं, मतलब उसको भी एक तरह से हम वैज्ञानिक ही कहते हैं। एक होते हैं इनोवेटर, ठीक है, कि जो जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है, जैसे एडिसन साहब हो गए, जैसे अगर आप देखें तो माइकल फैराडे साहब हो गए, ठीक है। इन लोगों ने पहले इनोवेट किया, अगर इनकी कहानी आप देखेंगे तो इन लोगों ने पहले इनोवेट किया। उसी तरह हम लोग भी देश के इनोवेटर्स हैं, जिसके लिए कोई मतलब डिग्री ठीक है, ओके, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी ग्रेजुएशन भी पूरा कर रहे हैं, ठीक है, आगे के हम पीएचडी भी करेंगे, हम चीज़ें भी करेंगे। लेकिन इस तरह के जो बच्चे हैं जो अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, भारत सरकार की कई सारी स्कीम्स है, जैसे इंस्पायर अवार्ड हो गया, साइंस कांग्रेस हो गया, बाल विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसी को डेवलप करने के लिए, स्कूल में बच्चों को इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ही सारे के सारे जो है इस तरह के प्लान बनाए गए हैं, ठीक है सर। तो अपना पूरा का पूरा फोकस यही है कि हम उन इनोवेटर्स की मदद कर पाएँ जिनको सही में मदद की ज़रूरत है। आपने तमाम वैज्ञानिकों का नाम लिया और आप जिस तरीके से आप विज्ञान के क्षेत्र को लेकर इतने मन लगा के काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो आपका उनके जीवन में कितना प्रभाव है और उनकी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि उससे इतर भी आप काम कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो वो हमारे आइडियल रहे हैं अब्दुल कलाम सर, और हम कभी उनसे मिल नहीं पाए, ये हमारे जीवन का एक कहीं ना कहीं दुख रहेगा कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन उनका जो सपना था एक भारत का, मतलब एक ऐसा भारत बनाने का सपना था जो पूरे विश्व पे एक दिन जाके क्या कर सके, विश्व गुरु बन सके। तो उनके सब रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम क्या कहते हैं कि अब्दुल कलाम सर ने जाके बच्चों के अंदर, उन्हें उनकी एक चीज़, बहुत सारी चीज़ उनके लाइफ से मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और उनकी मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। वो क्या हुए कि उन्होंने जाके पीपल्स फ्रेंडली थे, वो जाके कहीं भी स्कूल्स में जाके बच्चों से मिलते थे और वहाँ जाके वो कहते थे कि भाई तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, तुम क्या हो कि तुम कुछ भी करने के लिए इस दुनिया में आए हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो हम अब्दुल कलाम सर की बातों से पूरी सहमत है कि एक इंसान, एक बच्चा दुनिया में वो जो चाहे वो कर सकता है और हम ऐसा रास्ता प्रोवाइड कराएंगे जिस पे चल के वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। मेरे आपसे आखिरी दो सवाल ये हैं कि आपकी पीएम से मुलाकात हुई थी, तो आपके प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने आपसे कुछ कहा या आपके जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ प्लान बताया आपको? वो तो 2017 में जो है हमारी जो बात हुई थी, तो उसके बाद वो हमारे प्रोजेक्ट को लेके, वो क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने हमारी उसमें बहुत अच्छा हेल्प किया। डीएसटी के द्वारा हमें अच्छा खासा हेल्प मिला, जिसमें हमें क्या कहते हैं आगे बढ़ने के हमें रास्ते दिखाई दिए। तो हम हर कोई जो है, हमने ये देखा कि उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की और आगे आज के समय भी देख रहे हैं, समय समय पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल हो गया, डीएसटी मिनिस्ट्री हो गया, और भी कई सारे जो साइंस से, पढ़ाई से रिलेटेड जो मंत्रालय है, वहाँ से हमें कहीं ना कहीं से, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि हर मदद आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हो, सपोर्टिंग सिस्टम, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। आज के समय में क्या है कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया 40 युवा, ये हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम और बेहतर करेंगे देश के लिए। नासा का अपने ऑफर क्यों ठुकराया? जहाँ पे लोग जाने के लिए जी जान लगा देते हैं, दिन रात सपने देखते, इतनी मेहनत करते हैं, फिर आपने क्यों ठुकराया इसका ऑफर? इसके पीछे का सीधा बस मैं एक छोटा सा आंसर देना चाहता हूँ कि आज के समय में क्या है कि हमारे देश में कई सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे कि सर मतलब बेकार का आदमी है, चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे कहते भी हैं इस तरह का। इसीलिए मैं पूछा, क्या कभी आलोचना से डर लगा? बिल्कुल, देखिए आलोचना से तो हमको कभी डर लगा ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी जीवन, जिस समय हम स्टार्ट किया, हमारे घर में एक समय ऐसा था कि हमें भूखे रहना पड़ा था, ठीक है। तो हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम देश के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपका या हमारा घर गंदा हो जाता है, वहाँ कीड़े लग जाते हैं, कई सारे मतलब गंदा टाइप का हो जाता है, ढह जाते हैं, टूट जाता है, तो क्या हम पड़ोसी के घर चले जाते हैं? नहीं ना। तो हम अपने घर में रह के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसी तरह देश हमारा घर है, राज्य हमारा घर है, तो हम अपने घर की जो प्रॉब्लम है साइंस के क्षेत्र में, जो भी मुझे दिखा, उसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ रहना ही पड़ेगा, हम पड़ोसी के यहाँ नहीं जा सकते हैं। तो आज के समय में अगर हम एक रुके हुए हैं, तो हमारे साथ साथ आने वाला 100 गोपाल जी भी इस देश में रुकेगा, और क्यों ना हम वहाँ के वैज्ञानिक को अपने यहाँ पे लेके आए। ऐसा हम नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। गोपाल जी भी यहाँ झारखंड को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गोपाल जी, जिन्होंने अपनी तमाम योजनाओं, तमाम प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उनका दावा है कि उनकी संस्था
प्रतिवर्ष भारत में 100 वैज्ञानिक पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये तमाम दावे हैं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इनकी जो भी पहल है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कैमरामैन राजेश के साथ पल्लव, जी मीडिया, दिल्ली।